Hello everyone, welcome back to my channel Crack at It UPPCS. In this channel, we prepare for UPPCS examination and for ROARO examination. So today's topic we are going to study about writ, its meaning and its type. But before we move forward, please do like the video, share it with your friend and subscribe to the channel. So let's begin. Writs. Writs are the constitutional remedies which are designed for looking after the violation of fundamental right which has been enshrined in part 3 of the constitution. It can be issued either by Supreme Court under article 32 of the constitution or by High Court under article 226 of the constitution. But there is a difference between Supreme Court and High Court's power, that is Supreme Court is narrower power compared to High Court, as Supreme Court can look only after violation of fundamental right, whereas High Court have a wider power since they look after writs with respect to violation of fundamental right as well as any other ordinary legal right if violated. Okay, these are the remedies which is entrusted by the constitution for the enforcement of fundamental right. It can be in the form of order, warrant, direction और summons etc. The aggrieved person, जो person victim होता है, जो aggrieved होता है, he applies for issuance of writ through presenting a writ petition before the competent authority. कौन कौन competent authority है? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को बोला था कि इट इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब हमारे पास 5 तरह के रिट्स अवेलेबल हैं. रिट्स ऑफ हेबियस कॉर्पस, रिट ऑफ मैंडमस, रिट ऑफ क्यूरोंटो, रिट ऑफ प्रोहिबिशन एंड रिट ऑफ सर्टियोरी. 5 क्या क्या है? हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, क्यूरोंटो, प्रोहिबिशन एंड सर्टियोरी. ओके, अब हम आ जाते हैं रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस पे. हेबियस कॉर्पस बेसिकली एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी. इट्स ऑब्जेक्टिव, इसका काम है टू रिमूव अ पर्सन फ्रॉम एनी अनलॉफुल डिटेंशन और एनी अनलॉफुल कस्टडी. कोर्ट ऑर्डर करता है उस पर्सन का प्रेजेंस बिफोर ही इंक्वायर की जो डिटेंशन हुआ था या जो कस्टडी में लिया गया था वो लेजिटिमेट था कि नहीं था. ठीक है. द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑर्डर रिलीज ऑफ द पर्सन इन कस्टडी इफ इट फाइंड्स इट्स आर्बिट्ररी. अगर कोर्ट को लगता है कि जो अरेस्ट हुआ है या जो डिटेंशन हुआ है वो आर्बिट्ररी है तो कोर्ट क्या करता है, उस पर्सन को रिलीज़ कर देता है और बोलता है कि ये डिटेंशन जो था वो आर्बिट्ररी था. द रिट कैन नॉट, ये एक्सेप्शन में आ जाता है कि रिट कैन नॉट बी इन्वोक्ड if the order to arrest the person from the competent authority seems jurisdiction and prima facie legal. अगर कोर्ट को लगता है कि जो अरेस्ट किया गया है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने सही किया है, अपने जुरिस्डिक्शन में किया है, एंड प्राइमा फेसाई यानी कि अपॉन द फेस ऊपरी तौर पे लीगल है, तो ये रिट कोर्ट इशू नहीं लेता है और वो रिजेक्ट कर देता है. द रिट कैन बी इशूड अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटी एंड इंडिविजुअल. The writ of habeas corpus can be filed by detained person either by his family or by his friend. मतलब ये ज़रूरी नहीं है जो aggrieved person हो या पार्टी हो केवल वही रिट अप्लाई करेगा, उसकी फैमिली या उसके फ्रेंड्स भी कर सकते हैं. अब एक तो कुछ कंडीशंस हैं वो ध्यान में रखना रहता है कि कब हेबियस कॉर्पस माना जाता है. When the detained person is not presented before the magistrate within 24 hours of the arrest. और सेकेंड कंडीशन है कि द अरेस्ट वॉज ईदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इन वायलेशन ऑफ लॉ. अब 2 इम्पॉर्टेंट केसेस है जो हमें रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस के लिए जानना ज़रूरी है. पहला है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980 का. इसमें एक एप्लीकेशन फाइल किया गया था अग्रीव्ड पर्सन के थ्रू कि जब वो प्रिजन में था, जेल में था, तो जो जेल ऑफिशियल्स थे वो मिस हैंडल करते थे, उसको सही से ट्रीट नहीं करते थे. तो सुप्रीम कोर्ट ने रिट ऑफ हेबियस इशू किया था अपॉन द जो एप्लीकेशन डाली थी उसने, और क्लैरिफाई किया था कि रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस अवेलेबल इज़ नॉट ओनली अगेंस्ट रॉन्गफुल डिटेंशन बट ऑल्सो फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इनडिसेंट बिहेवियर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिटेंशन. मतलब सुनील बत्रा के केस में कोर्ट ने बोला था कि रिट केवल इसीलिए रॉन्गफुल डिटेंशन के लिए ही नहीं यूज़ किया जाता है, बट इट कैन ऑल्सो बी, यानी कि रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस कैन ऑल्सो बी इशूड फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी इनडिसेंट, अगर कोई गलत बिहेवियर होता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिटेंशन. ओके, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट केस हमें रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस के लिए जाना है एडीएम जबलपुर वैसे शिवकांत शुक्ला, जो इमरजेंसी के टाइम पे केस हुआ था.
जिसमें ये बोला गया था कि आर्टिकल 21 कैन बी रेस्ट्रिक्टेड बाय द स्टेट। ओके, इसको हेबियस कॉर्पस केस भी बोलते हैं एंड इट इज़ वन ऑफ द डार्केस्ट जजमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब हम आ जाते हैं रिट ऑफ मैंडमस का। रिट ऑफ मैंडमस मतलब वी कमांड, मैंडमस वर्ड का मतलब होता है वी कमांड, ठीक है। अब ये रिट इशू होता है बाय हायर कोर्ट, एक हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू करती है या ट्रिब्यूनल को या पब्लिक अथॉरिटी को, और उनको डायरेक्ट करती है कि वो जो फंक्शन, जो स्पेसिफिक ड्यूटी उनको दी गई है और जो उनके जुरिस्डिक्शन में लाई करती है, लीगल जुरिस्डिक्शन में, उस लोअर कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को या पब्लिक अथॉरिटी को उसको प्रॉपरली परफॉर्म करना होगा, ठीक है। इसका एक्सेप्शन ये है कि इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल, इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड वेल एज चीफ जस्टिस। ओके, नाउ अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं। पहला है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वोक्सराई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि द एक्सेप्शन ऑफ डिनाइंग रिट ऑफ मैंडेमस ऑन द एग्जेम्प्टेड ग्राउंड्स, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था कि अगर कोई एक्सेप्शन है जो एग्जेम्प्ट करते हैं रिट ऑफ मैंडेमस को इशू होने से तो वो सही है। और वो एक्सेप्शन क्या है कि अगर कोई नॉन स्टैट्यूटरी डिपार्टमेंटल फंक्शन है तो मैंडेमस इशू नहीं होगा। मैंडेमस कैन नॉट बी इशूड इन द मैटर वेयर ड्यूटीज डिस्क्रिशनरी। अगर कोई प्राइवेट नेचर का एक्ट हो तो भी मैंडेमस इशू नहीं होता है, और अगर कोई ऑल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल है ना, तो भी मैंडेमस नहीं इशू होता है। जब कोई ऑल्टरनेट लीगल रेमेडी अवेलेबल नहीं है तब रिट ऑफ मैंडेमस इशू होता है, और ये बोला गया था सुगनामल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1965 में। इसमें एपेक्स कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि इफ एन ऑल्टरनेट लीगल रेमेडी इज अवेलेबल, रिट ऑफ मैंडेमस कैन नॉट बी इन्वोक्ड। ओके, नाउ so the next writ is writ of certiorari, which stands for to certify. This writ can be issued when the court finds the decision of the lower court erroneous or beyond its authority. It is used as a curative writ petition. अब curative writ petition क्या होता है? बेसिकली ये अपील होती है कोर्ट से कि जो जजमेंट कोर्ट ने दिया होता है उसको रिकन्सिडर करें even after the review petition has been denied. मतलब जब रिव्यू पिटिशन डिनाई कर दिया जाता है तो ये एक और रेमेडी दी जाती है अग्रीव्ड पार्टी को कि वो क्यूरेटिव रिट पिटिशन अप्लाई कर सके, जिसमें वो कोर्ट को अपील करता है कि जो जजमेंट उन्होंने दिया है उसको वो रिकन्सिडर करें। कोर्ट के पास अथॉरिटी होती है कि वो चार्ज केस का ले सके, और वो या तो उस केस को ट्रांसफ़र कर सकता है खुद से, या तो उस जो वर्डिक्ट इंफीरियर कोर्ट ने उस केस में या उस इशू में दिया रहता है उसको स्क्वॉश कर सकता है। 1991 से पहले जो रिट ऑफ सर्टियोरिटी था वो ओनली अगेंस्ट जुडिशियल अथॉरिटी और क्वाज़ाई जुडिशियल अथॉरिटी के अगेंस्ट यूज़ हो सकता था या अलाउ होता था, और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट या उस पर नहीं अलाउ होता था। बट 1991 के बाद इट कैन बी इशूड अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एज वेल। रिट ऑफ सर्टियोरिटी कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट पीपल। अब ग्राउंड्स क्या क्या हैं सर्टियोरिटी के, कि व्हेन द इंफीरियर कोर्ट लैक जुरिस्डिक्शन व्हाइल गिविंग जजमेंट, व्हेन द इंफीरियर कोर्ट परफॉर्म बियॉन्ड इट्स जुरिस्डिक्शन, व्हेन द इंफीरियर कोर्ट एक्ट अगेंस्ट द प्रोसीजरल लॉ, व्हेन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज नॉट परफॉर्म बाय द कोर्ट। इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस है याकूब वर्सेस के.एस. राधाकृष्णन 1965 का, जिसमें कोर्ट कहता है कि रिट कैन नॉट बी इन्वोक्ड फॉर अपील, मतलब कि ये अपील को रिप्लेस नहीं करता है, ठीक है। अपील एक अपनी अलग रेमेडी है, रिट अपनी अलग रेमेडी है। अब हम आ जाते हैं क्यूरोंटो को। क्यूरोंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी या वारंट। बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट it is used by the court to stop the excessive use or abuse of authority. The court issue the writ to ask the public official to table his authority of holding that office, and court can suspend his authority. It cannot be issued against private individual. Okay, basically ये कोर्ट को बोलता है कि भैया आपके पास क्या अथॉरिटी है, ठीक है, आप ये किस अथॉरिटी से कर रहे हो। जब कोई पब्लिक ऑफिशियल अपने पावर और अथॉरिटी के आगे ज़्यादा कर देता है या उस अथॉरिटी को अब्यूज़ करता है, तब कोर्ट जो है क्यूरोंटो ले आती है। अब इसके ग्राउंड क्या है, दैट अ पर्सन एंड हेल्ड द ऑफिस विदाउट अथॉरिटी, द पर्सन इज अनक्वालिफाइड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू होल्ड द ऑफिस, ही हैज़ अ परमानेंट टर्म एंड इट मस्ट बी ऑफ पब्लिक ऑफिस।
ओके, बहुत ही सिंपल था ये. एंड द लास्ट वन इज प्रोहिबिशन. इट स्टैंड फॉर टू प्रोहिबिट. द रिट एम टू स्टॉप द जुडिशियल अथॉरिटी, क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटी अलॉन्ग विद द ट्रिब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग देयर अथॉरिटी. ठीक है, इसमें जो कोर्ट होता है वो जुडिशियल, क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटी को या ट्रिब्यूनल को अपने अथॉरिटी, अपने जुरिस्डिक्शन से एक्सीड करने पे रोकती है. इट वर्क्स ऑपोजिट टू द मैंडेटमेंट. ये मैंडेटमेंट से अलग होता है क्योंकि ये डायरेक्टली अथॉरिटी को रोकती है काम करने से. उसमें वो अथॉरिटी काम कर ली होती है और उसके बाद वो चीज़ उसके पास जाती है. द हायर कोर्ट कैन इशू दिस अगेंस्ट द लोअर कोर्ट. इट कैन नॉट बी इन्वोक्ड अगेंस्ट द लेजिस्लेटिव बॉडीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ एंड प्राइवेट इंडिविजुअल. ठीक है, ये इन बॉडीज़ के लिए नहीं होती, केवल ये जुडिशियल अथॉरिटीज़ या जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहता है केवल उनके लिए ये एप्लीकेबल होता है. अब कंडीशंस क्या हैं इसकी कि इट इज़ एप्लीकेबल, एप्लीकेशन ऑफ पावर बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन जब होता है तब इसको यूज़ करते हैं. व्हेन देयर इज़ एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, व्हेन देयर इज़ यूजेज ऑफ इनवैलिड लॉ while conducting in contravention of the basic legal right and while performing error based on record. अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस है हरि विष्णु वर्सेस सैयद अहमद इशाके, जिसमें बोला गया था कि कोर्ट कैन इशू दिस रिट ओनली व्हेन द डिसीजन हैज़ नॉट बीन गिवन बाय द कोर्ट. तो मैंडेटमेंट में क्या होता है कि उसमें डिसीजन दे दिया रहता है कोर्ट ने, और प्रोहिबिशन में क्या होता है कि अभी तक डिसीजन नहीं दिया होता है. सो आई होप ये रिट का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड. थैंक यू सो मच.